आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 11 के वेरी फर्स्ट चैप्टर 1 सेट्स या समुच्चय की। तो बच्चों, सेट्स या समुच्चय पर आज हम डिटेल्ड बात करने वाले हैं। आपको पेशेंस से इस लेक्चर को देखना है। तो सेट्स या समुच्चय क्या होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि दैनिक जीवन में हमने कई सारे समूह पर चर्चा की है। जैसे कि हमने ताश की गड्डी में जितने पत्ते होते हैं उनके समूह की चर्चा की है, या फिर कहीं पर भीड़ एकत्रित हो जाती है या बाजार में भीड़ एकत्रित हो जाती है उस समूह की चर्चा की हमने, या फिर क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की चर्चा की हमने, या फिर क्रिकेट ग्राउंड में खेलने वाले बच्चों की चर्चा की, उनके समूह की चर्चा की है, स्कूल में उपस्थित विद्यार्थियों के समूह की चर्चा की है। तो हम इसे कई प्रकार से चर्चा दैनिक जीवन में करते हैं और मैं समूह की चर्चा के बारे में आपको बता रहा हूँ। वैसे ही मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या का समूह, या फिर 10 से कम संख्याओं का समूह, या फिर अभाज्य संख्याओं का समूह, या फिर सम संख्याओं का समूह, विषम संख्याओं का समूह, ऐसे गणित में भी हम समूह की बात करते हैं। तो समूह जो है वो समुच्चय होता है। अब कौन सा समूह समुच्चय होता है? सारे समूह समुच्चय नहीं होते हैं। उसी के लिए हम समुच्चय या समूह को परिभाषित करेंगे। तो समुच्चय क्या होता है आइए समझते हैं परिभाषा के माध्यम से। समुच्चय या सेट किसको बोलते हैं? समुच्चय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम सेट्स। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। यदि हम इंग्लिश में लिखें तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है बच्चों? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पर सुपरिभाषित समूह जो है इसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हर समूह जो होता है वो समुच्चय नहीं होता। जैसे मैंने आपको कई प्रकार के समूह बताए, क्या उसमें हर एक समूह समुच्चय होगा? तो कौन सा समूह समुच्चय होगा? तो जैसे मैं बोल दूं कि भारत की नदियों का समूह, क्या ये समुच्चय होगा? तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये समुच्चय होगा, क्योंकि मैं किसी भी नदी का नाम लूँगा। जैसे मैंने लिया नर्मदा नदी, तो आप में से कोई भी बता सकता है कि हाँ ये भारत की नदियों का समूह है, ठीक है। यदि मैंने नील नदी कहा तो आप बिल्कुल बोल दो कि ये भारत की नदियों का समूह नहीं है, ठीक है बेटा। तो समुच्चय जो है वो सुपरिभाषित होना चाहिए, यानी कि जो भी समूह होगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी अवयव आ रहे हैं, उनके बारे में हम बोल सकते हैं कि हाँ ये अवयव इसके अंदर आएगा, हाँ ये अवयव इसके अंदर नहीं आएगा। अब वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम समुच्चय कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। और सुपरिभाषित क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया कि जिस भी समूह की बात करें उसके एक एक एलिमेंट्स को हम बता सकते हैं कि ये इसके अंदर आएगा, ये समूह के अंदर नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा कि कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का समूह, तो आप उसमें बता सकते हो कि हाँ ये विद्यार्थी कक्षा 11वीं का है, ये विद्यार्थी कक्षा 11वीं का है, और ये विद्यार्थी कक्षा 11वीं का नहीं है। तो आप वहाँ पर निर्धारित निश्चित कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट इसके अंदर, इस समूह के अंदर आएगा। तो इस प्रकार के समूह को हम कहते हैं, वस्तुओं के जो समूह हो गया इसको हम समुच्चय कहते हैं। सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी आप कलेक्शन ले रहे हो ऑब्जेक्ट्स के, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड यानी कि सुपरिभाषित होना चाहिए। और कई एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समूह बनाइए। तो क्या 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समूह आप बना सकते हो? ऑफकोर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 10 से कम हो गई 9 संख्या। आप इसमें पता कर सकते हो कि 8 इस समूह में आएगा कि नहीं आएगा, 7 इस समूह में आएगा कि नहीं आएगा, आप बिल्कुल पता कर सकते हो। किसी ने कहा कि 5 प्राकृत संख्याओं के 9 से छोटी के समूह में आएगा, तो ऑफकोर्स आप बोल सकते हो हाँ आएगा। तो आप यह सुनिश्चित कर सकते हो। तो ऐसा समूह जो है वो समुच्चय है। अब हम बात करते हैं कि कौन से समूह जो समुच्चय नहीं होते। यदि मैं ऐसा बोल दूं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 5 बल्लेबाजों का समूह, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 5 बैट्समैन बल्लेबाजों का समूह, यदि मैं ऐसा बोल दिया तो आप क्या करोगे? जैसे कि मैं हूँ, मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ बेस्ट प्लेयर मेरे लिए है रोहित शर्मा, ठीक है। तो मैं उसको लूँगा, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये क्या है? बेस्ट 5 क्रिकेटर्स, कलेक्शन ऑफ बेस्ट 5 क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ बेस्ट 5 क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड,
तो विश्व में जो 5 सबसे महानतम बल्लेबाज हैं, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, उनका कलेक्शन बना रहे हैं। तो मैं कलेक्शन बना रहा हूँ और आपको इसको डिफाइन करके भी बताऊंगा। फिर मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाद मेरे लिए है वीरेंद्र सहवाग है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि AB डी विलियर्स है, AB डी विलियर्स, ठीक है। फिर किसी ने कहा कि केविन पीटरसन आएगा, तो मैंने कहा कि केविन पीटरसन आएगा क्योंकि समूह में बना रहा हूँ, ठीक है। और मैंने 5वां बल्लेबाज ले लिया विराट कोहली, ठीक है बेटा। अब ये मेरे लिए विश्व के 5 महानतम बल्लेबाज हो गए। यदि किसी ने सचिन तेंदुलकर का नाम कहा तो बच्चों सचिन तेंदुलकर भी एक महान बल्लेबाज है, लेकिन मेरे समूह में मैंने उसको लिया नहीं। तो मैंने जो समूह बनाया ना, ये कोई समूह समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हम किसी भी एलिमेंट्स को बता ही नहीं सकते, निश्चित नहीं कर सकते कि वो इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा। अब सचिन तेंदुलकर भी अपनी जगह बहुत महान क्रिकेटर है, ठीक है। या फिर तुम महेंद्र सिंह धोनी को ले लो, वो भी महान क्रिकेटर है। तो मैंने एक ऐसा समूह बनाया जिसमें हम अवयव निश्चित ही नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि कौन सा आएगा, ठीक है। यदि मेरे दोस्त को मैंने कहा कि विश्व के 5 बल्लेबाजों, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों या बेस्ट क्रिकेटर्स का कलेक्शंस बनाओ, तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने ले लिया यहाँ पर सचिन को, यानी सचिन तेंदुलकर को ले लिया, ठीक है बेटा। और सेकंड पे उसने ले लिया विराट कोहली को, और थर्ड पे उसने ले लिया यान मॉर्गन, इंग्लैंड की क्रिकेटर है, ठीक है। चौथे पे उसने ले लिया महेंद्र सिंह धोनी को, MSD लिख रहा हूँ मैं, MSD मतलब महेंद्र सिंह धोनी। और 5वें पर उसने ले लिया यहाँ पर रोहित शर्मा को, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने भी समूह बनाया, उसने भी बनाया, मैंने भी 5 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समूह बनाया, मेरे फ्रेंड ने भी 5 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समूह बनाया, लेकिन उसमें कोई भी एलिमेंट फिक्स नहीं है। यहाँ पे अलग अलग है। रोहित शर्मा को मैंने 1st पे रखा, उसने 5 पे रखा है, ये तो ठीक है, कलेक्शन में तो है। यहाँ पर मैंने सचिन को लिया ही नहीं, और मैंने सचिन को नहीं लिया और उसने सचिन को सबसे पहले ले लिया, या सचिन को ले लिया। तो ये जो कलेक्शन बना, ये जो समूह बना, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 5 बल्लेबाजों का समूह, ये सुपरिभाषित नहीं हुआ, क्योंकि हम इसमें एलिमेंट फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबके लिए अपने अपने 5 बल्लेबाज अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार के जो समूह बनेंगे वो सुपरिभाषित नहीं होंगे। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने कहा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 5 लेखकों का समूह, तो मेरे हिसाब से मैं 5 लेखकों के नाम लिखूंगा, फिर मेरा फ्रेंड आएगा, वो बोलेगा कि यार नहीं ये 5 बेस्ट है, फिर आप बोलोगे कि नहीं ये 5 बेस्ट है। तो वहाँ पर भी हम जो है जो एलिमेंट्स है, फिक्स एलिमेंट है, वो हम निश्चित नहीं कर पाएंगे कि हाँ यही एलिमेंट इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के समूह जो है वो सुपरिभाषित नहीं होते हैं, तो हम इस प्रकार के समूह को समुच्चय नहीं कहेंगे। और भी कई एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल फिर से हम लेते हैं कि विश्व के 5 सबसे खतरनाक जानवरों का समूह, कलेक्शन ऑफ 5 डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। विश्व के 5 सबसे खतरनाक जानवरों का समूह बनाना है। तो भैया मेरे को तो सबसे ज़्यादा डर कुत्ते से लगता है, तो मैं तो सबसे पहले कुत्ते को ले लूँगा, यानी डॉग को ले लूँगा, ठीक है। फिर कोई बोलेगा कि सर मेरे को तो लॉयन से लगता है, ठीक है। फिर किसी ने कहा कि सर नहीं हमको तो लेपर्ड से लगता है, यानी चीता से लगता है, ठीक है। फिर किसी ने कहा सर मेरे को बकरी से डर लगता है, मेरे लिए वो खतरनाक है, मेरे को मार दिया था उसने, तो कोई गोट लिख लेगा, ठीक है। और किसी ने कहा सर मेरे को बेल ने मारा था, मेरे को तो उससे ज़्यादा डर लगता है, तो कोई यहाँ पर ऑक्स ले लेगा। तो मैंने बनाया तो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से डेंजरस ये हो गए। अब मेरा फ्रेंड आया, बोले नहीं रे मेरे को तो काऊ से भी डर लगता है, मेरे लिए तो वो भी डेंजरस एनिमल है, ठीक है। तो ये जो डेंजरस एनिमल का जो कलेक्शन है, यानी कि खतरनाक जानवरों का जो समूह है, ये कोई समुच्चय नहीं हो सकता है। पता है क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें एलिमेंट जो इसके अवयव जो है वो फिक्स नहीं है, किसी को जो खतरनाक लगेगा वो लिखेगा, ठीक है ना। तो इस 5 कलेक्शन, ये 5 जो समूह है 5 जानवरों का, ये सुपरिभाषित समूह नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी आ सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि 5 सुंदर पुष्पों का समूह, तो बेटा सुंदर पुष्प अपने आप में सुंदरता कोई परिभाषित नहीं है, सुंदरता का कोई मानक नहीं है। क्यों? किसी को गेंदे का फूल अच्छा लगा तो वो समूह में सबसे पहले गेंदे का फूल रख लेगा, ये 5 फूल दूसरे रख लेगा, मैं जो है मेरे हिसाब से 5 फूल रखूंगा, आप जो है आपके हिसाब से 5 फूल। तो उस कलेक्शन में फिक्स एलिमेंट नहीं है, मतलब कि
कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसको आप निश्चित कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि वो सबकी पसंद पर डिपेंड करेगा। जैसे कि इसके अलावा एक और ऐसा समूह बोल दे जैसे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 5 प्रतिभावान विद्यार्थियों का समूह बनाइए। तो भैया प्रतिभा जो है उसका कोई मानक नहीं है, कोई क्रिकेट खेलने में अच्छा है, कोई फुटबॉल खेलने में अच्छा है, तो कोई जो है बैट्समैन अच्छा है, कोई बॉलर अच्छा है, या फिर कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रतिभावान है, या फिर ये मान के चलो कि कोई पेंटिंग अच्छी करता है तो वो टैलेंटेड है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई सिंगिंग अच्छा करता है, तो सब अपने अपने प्रतिभावान है। तो विद्यार्थी जो है उसकी प्रतिभा का कोई मानक या स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो ऐसा समूह जो है वो भी कोई समुच्चय नहीं होगा। तो मैंने आप लोगों को ऐसे कलेक्शंस के बारे में बताया जो वेल डिफाइंड नहीं थे, और इससे पहले बताया जो वेल डिफाइंड है। यदि मैं आपको ऐसा बोल दूँ कि आपके स्कूल में जाओ और पंखों या फैंस का कलेक्शन बनाओ, तो आप क्या है, आपने जो कलेक्शंस बनाया ना वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि मेरे लिए भी वही फैन होंगे, किसी और के लिए भी वही फैन होंगे, ठीक है। वहाँ पे फैंस जो है वो चेंज होने वाले नहीं है। तो ऐसा कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड है या सुपरिभाषित है, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पर अभी समुच्चय या सेट्स को समझा। सेट क्या होता है? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं? हम समुच्चय कहते हैं। तो मैंने अभी आपको समुच्चय के एग्जाम्पल से क्लियर किया। अब हम बात करते हैं कि समुच्चय का निरूपण कितने प्रकार से किया जाता है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं समुच्चय और उनके निरूपण पर। तो हमारा जो टॉपिक है समुच्चय यानी सेट्स और उनका रिप्रेजेंटेशन, समुच्चय और उनका निरूपण, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, देयर रिप्रेजेंटेशन। तो समुच्चय और उनके निरूपण पर हम चर्चा करेंगे। तो समुच्चय का निरूपण जो है बेटा दो तरीके से किया जाता है। पहला है रोस्टर रूप, या इसी को हम बोलते हैं सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और टैब्यूलर फॉर्म, ठीक है बेटा, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। और सेकंड जो टाइप है हमारा वो है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, सेट्स को या समुच्चय को दो तरीकों से निरूपित किया जाता है और सेट्स को टू टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म यानी कि रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप या सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो समुच्चय निर्माण रूप है या सारणीबद्ध रूप है या रोस्टर फॉर्म है, आइए उस पर हम डिटेल चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो रूप है आपका रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, या सारणीबद्ध रूप, इस पर चर्चा करते हैं। रोस्टर रूप, तो रोस्टर रूप में जो सेट्स होता है उसके एलिमेंट्स को हम कॉमा लगा के बीच में लिखते हैं। जैसे कि मैंने कोई सेट ले लिया ए और जिसके एलिमेंट्स को मैं बीच में कॉमा लगा कर लिख रहा हूँ। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि सेट जो होता है, समुच्चय जो होता है, उसमें हम किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर समूह लिया है ये एक समुच्चय है जिसको मैं सेट ए बोल रहा हूँ, समुच्चय ए बोल रहा हूँ, जिसमें 7 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो ये जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। जैसे कि मैं एक और कोई सेट ले लेता हूँ यहाँ पर ए ई आई ओ यू। तो आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है। इट मीन्स दैट इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है बेटा। इंग्लिश मीडियम के वालों के लिए क्या है, ये कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? वोवेल्स का, अल्फ़ाबेट के अंदर, ठीक है ना। तो ये दोनों सेट जो है हमारे, दोनों जो समूह हैं वो समुच्चय है। तो उनको मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया और ये डायरेक्टली फॉर्म जो आप देख पा रहे हो इसी को हम रोस्टर रूप बोलते हैं। रोस्टर रूप में हमको अवयव सीधे दिख जाते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है हर अवयव को हम कॉमा के द्वारा अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, या हम उसको डायरेक्टली देख के ये बता सकते हैं कि कौन सा अवयव इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 1 है, 4 है और 9 है, कॉमा लगा के लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, और 16 है, कुछ इस टाइप से। ये फॉर्म जो है ये भी रोस्टर फॉर्म है। यदि मैं एक कोई सेट ले लूँ जिसमें ऐसा लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5, तो ये भी जो है वो रोस्टर फॉर्म है, ठीक है बेटा। तो ये जो समुच्चय का निरूपण का तरीका है, ये पहला तरीका है रोस्टर रूप या रोस्टर फॉर्म या सारणीबद्ध रूप, जिसमें हम अवयवों को सूचीबद्ध कर सकते हैं या टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सूचीबद्ध है, टेबुलर फॉर्म में क्लियर किया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं
हमारे सेट के सेकंड रिप्रेजेंटेशंस की या सेट बिल्डर फॉर्म की। सबसे पहले आप क्या करें, इन एग्जांपल्स को नोट कर ले, ये रोस्टर रूप के एग्जांपल मैंने दे दिए हैं, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं समुच्चय निर्माण रूप या साइट बिल्डर फॉर्म की। तो अब हम बात करेंगे समुच्चय निर्माण रूप या साइट बिल्डर फॉर्म की। तो साइट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर आपको एलिमेंट्स जो है वो डायरेक्टली दिखाई नहीं देंगे, आपको उनको खुद को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है x/x, और x जो है एक प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इस सेट को क्या समझेंगे, ये समझेंगे कि x/x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ठीक है बेटा। तो ये जो है फॉर्म, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या हमारा समुच्चय निर्माण रूप। के सर सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण फॉर्म कैसे होता है, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है, डायरेक्टली नहीं है। यदि आप इसका रोस्टर फॉर्म बनाओगे तो आप इसका रोस्टर फॉर्म क्या बनाओगे, इसका रोस्टर रूप क्या बनाओगे, 5 से छोटी संख्याओं का समुच्चय, तो आप ऐसे लिखोगे a बराबर 1 2 3 4। तो यहाँ पर सूचीबद्ध होता है डाटा आपका, यानी कि अवयव जो होते हैं सूचीबद्ध होते हैं, यहाँ पर अवयव जो है सूचीबद्ध या टेबुलर फॉर्म में नहीं होते हैं। तो ये वाला जो फॉर्म है इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे कई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैं एक सेट ले रहा हूँ x/x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है, ठीक है बेटा। इसको हम लिखेंगे अगर इंग्लिश में तो x/x इज अ कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट, ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो आप। तो ये जो हमारा फॉर्म है, ये फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं साइट बिल्डर फॉर्म या फिर समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अवयव जो है सूचीबद्ध या डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको खुद से फाइंड करना पड़ेगा। यदि मैं इसका सेट बी का अगर रोस्टर रूप लिखूं तो वो रोस्टर रूप क्या होगा, AEIOU। इस प्रकार से आप कई रोस्टर रूप देख सकते हो। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, आगे जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो कई एग्जाम्पल आपको साइट बिल्डर फॉर्म में मिलेंगे, उनको हम चेंज करेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसमें ये क्वेश्चन स्टेप्स के आएंगे सॉल्व करने के लिए। अभी मैंने आपको सेट्स के निरूपण के तरीके यानी कि सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस बताया, उसमें हम 2 तरीकों से सेट को, समुच्चय को निरूपित करते हैं। पहला रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, जिसमें डेटा हमको सारणीबद्ध या रोस्टर रूप में दिखते हैं। सेकंड जो है हमारा समुच्चय निर्माण रूप या फिर साइट बिल्डर फॉर्म। साइट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप में हमको एलिमेंट डायरेक्ट सूचीबद्ध दिखते नहीं हैं और हमको इस रूप में दिखाई देते हैं, जिनको हमको रोस्टर रूप में बनाना होता है, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ से बात करेंगे टाइप ऑफ सेट्स की या समुच्चय के प्रकार की, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट की। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में जो पहला टाइप मैं आपको दिखा रहा हूँ वो होता है आपका एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय। उससे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखें कि समुच्चय जो होता है उसको हम मिडिल ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रदर्शित करते हैं। तो समुच्चय जो होता है उसको हम, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इस मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। एक बात ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो जो पहले टाइप की बात की हमने, द एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय, अब हम इसकी चर्चा करें कि ये द एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय क्या होता है। ऐसा समुच्चय होता है जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है। यदि हम इसको डिफाइन करें, सा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, ठीक है। अब इसका नोटेशन या प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है। तो इसका जो सिंबल होता है उसको हम फाई से या फिर कोई एक खाली ब्रैकेट है इससे इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका नोटेशन है ये, ठीक है। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अ सेट
which do not have any element. यानी कि ऐसा सेट जिसमें एक भी अवयव नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले इसका उदाहरण ले लेता हूं मैं, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। x रेशो x कक्षा 10वीं तथा 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी का समूह। अब एक बात यहाँ पर आपको बताओ कि ऐसा कौन सा विद्यार्थी होगा जो 10वीं और 11वीं दोनों में एक साथ पढ़ रहा है? ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब ये जो समुच्चय है इसमें कोई भी एलिमेंट या कोई भी अवयव नहीं आएगा। यानी कि इसको हम किस टाइप से लिखेंगे? x रेशो x इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट विच आर स्टडी इन क्लास 10 and 11 both। यानी कि ऐसा कलेक्शंस जिसमें 10th और 11th दोनों के स्टूडेंट्स पढ़ते हो उसको हम कहेंगे वो एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसका जो एलिमेंट्स बनाएंगे तो उसमें एक भी अवयव नहीं आएगा। यदि इसका रोस्टर फॉर्म बनाओगे तो आप रोस्टर फॉर्म क्या होगा, यदि इस सेट को मैं ए कैपिटल ए बोल रहा हूँ तो इस कैपिटल ए में कितने एलिमेंट आएंगे? इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। या तो इसको ऐसा लिखेंगे या तो हम क्या लिखेंगे? फाई एक नोटेशन है, इसका मतलब होता है कि एक भी अवयव नहीं है। और या ये वाला नोटेशन इसका मतलब भी होता है कि इसमें एक भी अवयव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला सेट जो है इसमें एक भी अवयव नहीं आएगा, तो ये एम्प्टी सेट है या रिक्त समुच्चय है। और रिक्त समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। कुछ क्या करते हैं, गलती से इसको अंदर बना देते हैं, तो ये गलत तरीका है, ये रॉन्ग है। आपको कभी इसके अंदर नहीं लिखना है, इसको अलग बताना है और इसको अलग बताना है। और कई तरीके होते हैं। मैंने एक सेट ले लिया, x रेशो x इज अ नेचुरल नंबर greater than 4 and less than 5। ठीक है। b क्या है? x रेशो x 4 से बड़ी एवं 5 से छोटी कोई प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पर ये समझे कि आप जानते हो कि 4 से बड़ी और 5 से छोटी कोई प्राकृत संख्या होती ही नहीं है। कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है। x रेशो x इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5। यानी कि उसने कहा कि 4 से ग्रेटर होना और 5 से छोटा होना और नेचुरल भी होना। तो नेचुरल नंबर का जो कलेक्शंस होता है वो एक सेट होता है, उसमें क्या एलिमेंट होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इनफाइनाइट तक। तो 4 से बड़ा और 5 से छोटा कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है। इसलिए ये जो सेट है ये एम्प्टी सेट है। तो हम क्या लिखेंगे? सेट b इज इक्वल्स टू 5 या फिर सेट b इज इक्वल्स टू ये खाली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट। ठीक है बेटा, इस टाइप से आप इसको बना सकते हो। तो ये जो दो एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, ये रिक्त समुच्चयों के उदाहरण हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। जो सेकेंड टाइप है सेट का वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हिंदी में कहते हैं परिमित समुच्चय। क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। ऐसे सेट्स जिसमें फाइनाइट एलिमेंट हो, परिमित अवयव हो, जिनके अवयव को हम गिन सकते हैं, वो कहलाते हैं फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय। ठीक है। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, संख्या निश्चित होती है या फिक्स होती है, ये डेफिनेट होती है। ठीक है। फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट which have finite number of element, शॉर्टकट में समझेंगे, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, परिमित हो, या जिनको हम सुनिश्चित कर सकते हैं या डेफिनेट कर सकते हैं। अ सेट विच है वो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो। जैसे कि मैंने आपको एक सेट लिख के देना एग्जाम्पल में,
x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। तो बेटा यहाँ पर इंग्लिश में आप क्या लिखोगे, x इज अ सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है उसमें सेट्स ऑफ वॉवेल्स होता है, उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, उसमें 5 ही अवयव होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं उनके अवयवों को। तो यदि हम इसका रोस्टर फॉर्म लेके, मैं उस सेट को ए लेट कर रहा हूँ और इसका रोस्टर फॉर्म लेके, तो आएगा AEIOU। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कितने अवयव हैं। अब एक बात ये ध्यान रखें कि सेट के अंदर जितने भी ये नंबर्स में लिखता हूँ या फिर अल्फ़ाबेट लिखता हूँ, ये सब इस सेट के अवयव होते हैं। ए समुच्चय ए का अवयव है, ई समुच्चय ए का अवयव है, आई समुच्चय ए का अवयव है, और ओ भी समुच्चय ए का अवयव है, और यू भी समुच्चय ए का अवयव है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल है, ई इज बिलोंग्स टू कैपिटल है। ये जो साइन है इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि ए जो है वो कैपिटल है, यानी सेट समुच्चय ए का अवयव है, ई समुच्चय ए का अवयव है, आई समुच्चय ए का अवयव है, ओ भी समुच्चय ए का अवयव है, और यू भी समुच्चय ए का अवयव है। यदि मैं ऐसा बोलता हूँ कि पी समुच्चय ए का अवयव है तो ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, पी इज नॉट बिलोंग्स टू ए, पी जो है समुच्चय ए का अवयव नहीं है। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो आप लोग। तो आपने जो फाइनाइट सेट का एग्जांपल लिखा उसमें मैं एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कई एग्जांपल समझ सकते हो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है फाइनाइट होता है, यानी कि जितने भी अवयव उसके अंदर आएंगे उनको हम गिन सकते हैं या फिर वो परिमित हो सकते हैं। ठीक है, जो थर्ड टाइप है अब हमारा वो है अपरिमित समुच्चय। थर्ड टाइप जो हमारा वो है इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें अवयव की संख्या परिमित नहीं होती है, जिनके अवयव की संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या को गिना नहीं जा सकता, या अवयवों की संख्या अपरिमित हो। ठीक है बेटा, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या को गिना नहीं जा सकता है या फिर अवयव की संख्या अपरिमित हो जिनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट इज नॉट काउंटेबल आर एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट इज इनफाइनाइट। ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट्स जो है तो वो इनफाइनाइट होते हैं, या फिर एलिमेंट ऑफ सेट इज नॉट काउंटेबल, यानी उनके अवयव को हम गिन ही नहीं सकते, वो सारे सेट जो है हमारे वो होंगे इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय होंगे। अब अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल क्या होंगे, उनके सहायता से हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये 3 डॉट्स का मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ये है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये कैपिटल W जो है वो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, यानी कि 0 1 2 3 4 5 3 डेज मतलब ये इनफाइनाइट तक। इस टाइप से बहुत सारे सेट्स है, जैसे कि Q है रेशनल नंबर का सेट, x इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में भी बता दिया। तो ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जिनके एलिमेंट्स को हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं, वो सेट जो होते हैं इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं या अपरिमित समुच्चय होते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हो, इसको नोट के लिए, क्योंकि अब हम बात करें टाइप ऑफ सेट के चौथे प्रकार की। तो चौथा जो सेट है या समुच्चय हमारा वो है इक्वल सेट या समान समुच्चय। अब ये क्या होता है, जिसमें अवयव समान होते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 2 ऐसे समुच्चय जिनमें समान
अवयव हो, दो ऐसे समुच्चय जिसमें अवयव समान हो, टू डिफरेंट सेट which have same number of या same elements, number of elements which have same elements. टू डिफरेंट सेट विच हैव सेम एलिमेंट इज कॉल्ड इक्वल सेट, दो ऐसे समुच्चय जिनमें समान अवयव हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक सेट जो है उसको मैंने ले लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और एक दूसरा सेट मैंने ले लिया सेट बी जिसके एलिमेंट है 3 1 4 2। तो बेटा ये जो सेट है हमारा सेट बी या सेट ए जो है इसमें जो है एलिमेंट जो है वो बिल्कुल सेम है। अब समुच्चय जो है उसमें ये क्रम जो है सीक्वेंस जो है ऑर्डर ये मैटर नहीं करता, आगे पीछे लिखो या पीछे इसको आगे लिख दो इसको पीछे लिख दो, 1 2 3 4 1 2 3 4। ये सेट जो है इक्वल सेट है तो हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, क्योंकि सेट और सेट बी में एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, यदि हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि x रेशो x 6 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बी जो है हमारा प्राइम नंबर विच इज फैक्टर ऑफ 30। ठीक है बेटा, सेट ए क्या है आपका x रेशो x 6 से छोटी अभाज्य संख्या का समुच्चय है, और सेट बी जो है x रेशो x इज द प्राइम नंबर विच इज फैक्टर ऑफ 30, यानी कि अभाज्य संख्या जो 30 का गुणनखंड है। ध्यान से समझे, दोनों को इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया मैंने। एक सेट ए है, इसका रोस्टर रूप लिखो, x रेशो x 6 से छोटी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर विच इज लेस देन 6, तो हम ले लेंगे 2 3 और 5, ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, जो स्वयं से और 1 से डिविजिबल, यानी कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, दिस इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। तो 2 3 5 जो है 6 से छोटे प्राइम नंबर्स हो गए। सेट बी को ले लो, इसमें क्या है, x रेशो x इज अ प्राइम नंबर विच इज फैक्टर ऑफ 30, यानी जो 30 के गुणनखंड है, तो विच इज प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सेट बी जो है x रेशो x इज अ प्राइम नंबर विच इज फैक्टर ऑफ 30, और यहाँ पर क्या लिखा हमने कि x रेशो x एक अभाज्य संख्या है जो 30 का गुणनखंड है। तो 30 के गुणनखंड में अभाज्य संख्या देखते हैं, तो 30 के गुणनखंड में अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी, 3 होगी और 5 होगी। बात समझ में आ रही है। तो हमने सेट बी ले लिया, उसके दोनों एलिमेंट्स को देख रहे हैं, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। सेट ए हमारा क्या था, x रेशो x प्राइम नंबर विच इज लेस देन 6, और यहाँ पर हमने क्या लिया, x रेशो x इज अ प्राइम नंबर विच इज प्राइम फैक्टर ऑफ 30। ठीक है, या x रेशो x अभाज्य संख्या जो 30 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अभाज्य संख्या जो 30 के गुणनखंड है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों, ये अभाज्य संख्या है 2 3 5 जो क्या है 30 की गुणनखंड है, और 6 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय 2 3 और 5 है। तो ये जो हमने चौथा टाइप ले लिया था हमारा समान समुच्चय है, इक्वल सेट है, मेनली यही टाइप होते हैं। लेकिन एक और टाइप होता है जो मैं आपको बता देता हूँ, जनरली तो हम 5 टाइप से सेट्स को पढ़ लेंगे। पांचवा जो टाइप है वो है एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय या फिर बोलेंगे इसको सिंगलटन सेट। ठीक है बेटा, तो एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव, जिसमें केवल एक अवयव हो, उसको हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय। अ सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, दैट सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। इसका एक एग्जांपल ले लो, कोई सेट है जिसमें एक एलिमेंट है 7। ठीक है बेटा, अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लोगे तो मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, x रेशो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
ठीक है बेटा, मैंने एक सेट बिल्डर फॉर्म ले लिया जहाँ पर x जो है वो इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर 4 आ जाएगा और x बिलोंग्स टू n। अब बहुत से बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कि इसको हम क्या बोलेंगे या क्या है, तो बच्चों इसको किस टाइप से पढ़ते हैं मैं बता रहा हूँ। सेट A जो है उसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे उनको हम x बोल रहे हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि कितने एलिमेंट्स आएंगे। उन सारे एलिमेंट्स को हम वेरिएबल x मान रहे हैं। आप y भी ले सकते हो, y रेशियो y, ठीक है बेटा, हर बार x से नहीं लेंगे, आप y भी ले सकते हो। आपने ले लिया तो सारे एलिमेंट जो है इस सेट में आएंगे, उनको हम क्या बोल रहे हैं, y। अब y जो है इंग्लिश में बोलते हैं इसको इज सच दैट, मतलब इस प्रकार है। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, y इज सच दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या y इस प्रकार है कि जो y का वर्ग है वो 4 आएगा। यानी कि सेट A में जितने एलिमेंट आएंगे वो इस प्रकार होंगे कि उनका वर्ग जो है 4 आएगा, और वो जो है यहाँ पर y जो है वो जो संख्या है, वो जो नंबर्स है जिसका वर्ग 4 आएगा वो प्राकृत संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा एलिमेंट्स यहाँ पर आएगा ओनली 2 का स्क्वायर ही 4 आता है कि सर -2 का स्क्वायर भी तो 4 आता है, तो बेटा -2 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है ना। तो दैट टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको समुच्चय के 5 प्रकार बता दिए, ऐसे मेनली 4 प्रकार पढ़ते हैं और अलग से हम पढ़ लेते हैं 5वां प्रकार एकल समुच्चय या फिर सिंगलटन सेट। तो आइए अब हम बात करते हैं उप समुच्चय या सबसेट की। तो हमारा जो अगला हेडिंग है उप समुच्चय या सबसेट। क्या होता है उप समुच्चय? 2 सेट्स होते हैं जिसमें से एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में उपस्थित हो तो समुच्चय A को समुच्चय B का उप समुच्चय कहते हैं। यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में उपस्थित हो तो समुच्चय A को समुच्चय B का उप समुच्चय कहते हैं। If every element of set A is also belongs to set B, then set A is the subset of set B. If every elements of set A are also belongs to set B, then set A is a subset of set B। यानी कि दोनों में हम परिभाषा को समझेंगे हिंदी इंग्लिश में कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय B का भी अवयव हो तो समुच्चय A जो है B का उपसमुच्चय कहलाता है। यानी A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में उपस्थित हो तो समुच्चय A को समुच्चय B का उपसमुच्चय कहते हैं। If every element of set is also lie in or belongs in set B, then set A is the subset of set B। अब एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने कोई सेट ले लिया 1 2 3 और मेरे पास कोई सेट B है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और 4। यहाँ पर देखिए बेटा कि A का प्रत्येक अवयव जो है सेट B में आ रहा है, तो इस कंडीशन में सेट A जो है वो सबसेट है सेट B का। अब ये सबसेट का नोटेशन है प्रतीक, ठीक है, सिंबल है, सिंबल ऑफ सबसेट, नोटेशन प्रतीक, इसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये शो करता है कि A जो है वो सबसेट है B का। क्यों शो करता है ऐसा? इसका मतलब ऐसा होता है कि A का प्रत्येक अवयव किस में उपस्थित है? B में। इट मीन्स दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज ऑल्सो लाइज इन सेट B। A का प्रत्येक अवयव किस में है? B में है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ इस टाइप से नोटेशंस का यूज भी करते हैं, लेकिन ऐसा तब करते हैं जब दोनों के एलिमेंट सेम हो। अब देखो सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B में आ रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेट A इज द सबसेट ऑफ सेट B, लेकिन ये तब बोलते हैं जब दोनों में एलिमेंट्स यहाँ पर सेम हो, ठीक है बेटा। और ये हम हर कंडीशन में बोल सकते हैं कि सेट A इज द सबसेट ऑफ सेट B। इन अदर वर्ड्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अदर वर्ड्स यदि हम इसको समझें, जब यदि A जो है B का सबसेट है, ठीक है ना, A इज द सबसेट ऑफ B, तो क्या होगा?
A is belongs to A which implies A is belongs to B। इसका मतलब ऐसा होता है कि यदि A B का सबसेट है तो यदि कोई एलिमेंट A है, स्मॉल a है, जो A में बिलोंग करता है, पहले सेट में बिलोंग करता है, जैसा कि मैं यहाँ से मान लूँ कि ये 2 जो है इसको मैं A मान रहा हूँ, अगर ये 2 जो है A में बिलोंग करता है ना, तो ये 2 किस में भी बिलोंग करेगा, B में भी बिलोंग करेगा, विच इम्प्लाइज A इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट B। यदि A B का सबसेट है तब क्या होता है कि A अगर A में कैपिटल A में बिलोंग कर रहा है तो यही A किस में बिलोंग करेगा, B। यहाँ पर स्मॉल a शो कर रहा है कि एलिमेंट है इन सेट A और सेट B का। तो बच्चों तुमको समझ में आ गया यहाँ पर उप समुच्चय क्या होता है। यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में उपस्थित हो तो समुच्चय A को समुच्चय B का उप समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें अलग से एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया जिसमें एक सेट है A 1 2 3 और B जो है हमारे पास है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर सेट A जो है वो सेट B के इक्वल नहीं है। तब क्या होता है, जब ऐसा होता है कि सेट A सेट B के इक्वल नहीं होता है और A इज द सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट होता है, A इज द सबसेट ऑफ B एंड सेट A इज नॉट इक्वल टू B, देन तब हम क्या कहते हैं, A जो है देन तब हिंदी में लिखेंगे तब A समुच्चय B का उप समुच्चय है। देन A is a subset of set B, subset of set B and तथा B समुच्चय A का अधि समुच्चय कहलाता है। एंड सेट B is a super set of set A। ऐसा तभी हम बोलेंगे जब सेट A जो है B के इक्वल नहीं है। A is a subset of B and B is a super set of A। A B का उपसमुच्चय है और B A का अधि समुच्चय। ऐसा कब कहेंगे, जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अब ये समझे कि प्रत्येक समुच्चय जो है स्वयं का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय में हम ये समझेंगे कि प्रत्येक समुच्चय जो होता है, यहाँ पर आप अलग से नोट डाल के लिख सकते हो कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर, जैसे सेट A है जिसमें एलिमेंट है x y और z। ठीक है, और वापस यही सेट लिया जिसके एलिमेंट क्या है x y z। तो A का प्रत्येक एलिमेंट A में है, इसका मतलब क्या होता है A इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है बेटा, तो प्रत्येक समुच्चय जो होता है स्वयं का उपसमुच्चय होता है। और सेकंड जो नोट है हमारा, फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। फाई जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है, फाई। फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, क्योंकि फाई ये शो करता है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये रिक्त समुच्चय। जब भी हम किसी सेट के उपसमुच्चय या किसी समुच्चय के उपसमुच्चय निकालेंगे तो सबसे पहला जो अवयव हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, फाई, क्योंकि फाई जो होता है प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। ठीक है बेटा, और एक चीज़ यहाँ पर एक और क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, ये दोनों चीज़ों को, दोनों नोट्स को नोट कर ले आप। कोई सेट A है, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि 1 इज बिलोंग्स टू A। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता यहाँ पर कि 1 इज सबसेट ऑफ A, ये गलत हो जाएगा और ये सही होगा। ठीक है, तो किसी भी समुच्चय का अवयव, किसी भी समुच्चय का अवयव उस समुच्चय का उप समुच्चय नहीं होता है। एलिमेंट ऑफ
एनी सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि किसी भी समुच्चय का अवयव उस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होता है। एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यदि किसी भी सेट का कोई भी एलिमेंट ले लेंगे तो वो खुद स्वयं सेट का सबसेट नहीं होगा। यहाँ पर मैंने बता दिया, यहाँ पर 1 इज बिलोंग्स टू ए है और 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये गलत हो जाएगा। ऐसा कब सही होगा? जब मैं ऐसा ले लूँ कि कोई सेट बी है जो करली ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है ना, अब ये सेट है, ये कोई एलिमेंट नहीं है बेटा। अब मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है बेटा। अब एक और चीज़ यहाँ पर इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है बता देता हूँ मैं आपको। हवा है 1 2 3 और कोई सेट बी आ जाए वो भी होगा 1 2 3 या कुछ इस टाइप से लिखा हो 3 1 2। ठीक है, तो दोनों सेट इक्वल हैं। ठीक है ना, तो ये इक्वल कब होते हैं? व्हेन ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। जब ऐसा आ जाए कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो देन ऐसा तभी होता है, इफ एंड ओनली इफ ऐसा तभी होता है व्हेन ए इज इक्वल टू बी। जब सेट ए सेट बी के बराबर हो, यानी कि सेट और बी इक्वल सेट हो, तभी क्या होता है? ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है बेटा। अब मैं आपको किसी भी सेट के सबसेट फाइंड करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने कोई सेट ले लिया, आपने सेट ले लिया सेट ए जिसके एलिमेंट है आपके पास x और 1। ठीक है, आपको इसके सबसेट निकालना है, यानी उप समुच्चय निकालना है, सबसेट ऑफ ए। तो क्या होंगे? ए के उप समुच्चय क्या होंगे? किसी भी समुच्चय का सबसे पहला उप समुच्चय लिखेंगे हम 5, उसके बाद इस x को लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर, इस 1 को लिखेंगे एंड देन हम लिखेंगे इन दोनों को इकट्ठा x और 1। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? तो ये जो है सिर्फ सेट ए के सबसेट हो गए। ठीक है, अब कितने सबसेट हुए? 1 2 3 4। अब ये कैसे निकालेंगे कि कितने सबसेट होंगे? उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं? उप समुच्चयों की संख्या। ठीक है, तो उसको निकालते हैं हम 2 की पावर n से, वेर n क्या होता है? स्मॉल n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। समुच्चय में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। देखो आपके पास ए सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है? 1 और 1 2 आपके पास 2 अवयव है। तो आपका जो सेट है ना उसके उपसमुच्चय 4 होंगे, क्योंकि हम जब भी 2 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 अवयव आपके पास आ चुके हैं। आप इस टाइप से नंबर ऑफ सबसेट यानी कि उपसमुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड करेंगे? 2 की पावर n। ठीक है बेटा, 2 की पावर n मतलब n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि समुच्चय में अवयवों की संख्या। इस टाइप से हम किसी भी सेट के सबसेट के नंबर फाइंड कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से 2 की पावर n से। आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसको नोट कर लें। मैंने कोई सेट ले लिया जिसके एलिमेंट स्मॉल ABC, कितने अवयव है? 1 2 3। तो आप इसके उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालोगे? 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8 आ रहा है। ठीक है ना, तो इसके 8 अवयव होंगे। कैसे निकालेंगे जरा देखो। सबसेट ऑफ बी, पहला सबसेट तो 5 आता है। ठीक है, फिर सिंगल ए आएगा, फिर सिंगल बी आएगा, फिर सिंगल सी आएगा। ठीक है, फिर आपके पास आएगा ए बी, फिर आपके पास आएगा ए सी। आपने ए बी और ए सी निकाल लिया, देन आपके पास आएगा बी सी। ठीक है बेटा, यदि आप सी ए निकालोगे तो सी ए तो आपके पास पहले से ही बना हुआ है ए सी। ठीक है, तो आपके एलिमेंट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक एलिमेंट सिर्फ अब आएगा और वो एलिमेंट है तीनों एक साथ। मैंने जितने भी एलिमेंट लिए हैं वो बिल्कुल भी सेम नहीं है। अगर ए बी आ गया तो यहाँ बी ए नहीं आ सकता, ए सी आ गया तो सी ए नहीं आ सकता। गिन लो कितने एलिमेंट हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उप समुच्चय जो है वो कितने हो गए? 8। तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया था। कैसे? हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे? 2 की पावर n। n कितना है आपके पास? 3। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, 3 अवयव है आपके पास, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से हमने यहाँ पर सबसेट क्या होता है, सबसेट को समझा और सबसेट में
कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, हमने उन पर चर्चा की।